Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you're new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. और यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और यदि आपको हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से है। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी हम कुछ पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, जैसे अल्केन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हमने बेंजीन भी देखा है पिछले वीडियो में। यदि आपने इनमें से कोई भी टॉपिक का वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। और आज इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो है टॉपिक है एरोमेटिक कैरेक्टर, दैट इज हुकेल रूल। तो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है वो कैसे पहचाने, और उसको पहचानने के लिए हुकेल साइंटिस्ट ने ये रूल बनाया था। तो ये रूल स्टडी करेंगे और ये रूल को कैसे अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना है वो देखेंगे। तो एरोमेटिक कैरेक्टर बेसिकली है क्या? तो हमने ये देखा कि हमारा बेंजीन रिंग जो हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था वो इस तरह से दिखता है। और इस बेंजीन रिंग में जो है 3 पाई बॉन्ड्स हैं, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो सारे बॉन्ड्स ऑल्टरनेट है। और यहाँ पे पाई क्लाउड जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेजेंट है। और इस पाई क्लाउड के वजह से क्या हो रहा है मैं ये बताती हूं। तो ये पाई क्लाउड जो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है, तो क्लाउड हम दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। ये है वो क्लाउड, ये ऊपर वाला पाई क्लाउड जो कंटिन्यूसली मूव होते जा रहा है, और ये नीचे वाला पाई क्लाउड जो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। पाई क्लाउड मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूसली ऊपर और नीचे मूव हो रहे हैं। इसके कारण बेंजीन रिंग का ये स्ट्रक्चर जल्दी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसकी वजह से बेंजीन रिंग जल्दी एडिशन रिएक्शन नहीं अंडरगो करता। जैसे आपका नॉर्मल अल्कीन में आप Br2 डाल दोगे तो वहां पे डाइब्रोमो कंपाउंड बनेगा। बट आप यदि ऐसा ही रिएक्शन बेंजीन रिंग में करना चाहें तो यहाँ पे आप सोचोगे 3 डबल बॉन्ड है, तीनों डबल बॉन्ड Br2 से रिप्लेस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। उसके बदले सिर्फ एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन जो है वो फॉलो ना करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, और वो बताता है कि ठीक है, बेंजीन रिंग अपना ये स्ट्रक्चर कभी डिस्टर्ब नहीं होने देता जल्दी। कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल कंडीशंस में वो डिस्टर्ब हो सकता है, एडिशन रिएक्शन हो सकता है, बट जल्दी बेंजीन रिंग इन्हें डिस्टर्ब होने नहीं देता। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बेंजीन रिंग का ये वाला नेचर, ये रिंग कभी डिस्टर्ब नहीं होता, उसे कहते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। और इसे प्रूव करने के लिए या पहचानने के लिए कि हमारा गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, हुकेल ने कुछ रूल्स दिए थे। तो चलिए देखते हैं। तो एरोमेटिसिटी जो है कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का क्यों होता है? क्योंकि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है प्लेनर रिंग में। तो बेंजीन का एक रिंग है जो प्लेनर है। हमने देखा था कि बेंजीन के सारे 6 के 6 कार्बन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए बेंजीन रिंग प्लेनर है। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा है पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं।
करेक्ट। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे इस डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर है, बट इसमें वो मूव होते जा रहा है, मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो हमें हेल्प करता है स्टडी करने के लिए कि हमारा गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। क्या क्या कि कंपाउंड का जो है नेचर प्लेनर होना चाहिए, जितने भी उसमें एटम्स हो सब एक प्लेन में ही प्रेजेंट होने चाहिए, और उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली डीलोकलाइज मतलब मूव होते रहने चाहिए। अब इसको जो है प्रूव करने के लिए हुकेल ने कुछ रूल्स दिए थे, जिससे हम पहचान सकते थे कि हमारा गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो हुकेल रूल का जो है फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे इस तरह से ध्यान रखें, फर्स्ट कि एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब उसके सारे एटम्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए और एक प्लेन में होने चाहिए। तो कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए पहला कंडीशन कि वो साइक्लिक हो। ओपन चेन कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं हो सकते क्योंकि वो प्लेनर है। सिर्फ साइकिल मतलब रिंग वाले कंपाउंड से एरोमेटिक हो सकते हैं। और दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए कंडीशन ये है कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, मतलब सारे कार्बन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये याद रखें, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। दूसरा कंडीशन कि सारे एटम एरोमेटिक रिंग के होने चाहिए पाई ऑर्बिटल से जुड़े, और पाई ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए विथ कंटिन्यूअस ओवरलैप, ठीक है। इस सेंटेंस का सिंपल ये मीनिंग है कि वहां पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस सेंटेंस का ये क्या मीनिंग है कि वहां पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो कोई भी सिस्टम में यदि वो साइक्लिक है, प्लेनर है और वो फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, मतलब ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे बेंजीन रिंग में देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, और इस कंडीशन में उसके सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो पिछले ही इसमें हमने देखा कि इसके सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को एकदम पैरेलल है और एक दूसरे को क्या कर रहे हो? ओवरलैप। इसलिए ऐसा रिंग रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। तो ये दो कंडीशंस हो गए। अब हुकेल रूल का मेन कंडीशन कि वहां पे जो भी साइक्लिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें पाई ओवरलैप इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या होना चाहिए वो होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां n मतलब होता है 0 1 2 3, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी सिस्टम जैसे बेंजीन में यहाँ पे जितने भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हैं या पाई इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 1 2 3, ठीक है, मतलब एक फिक्स इंटीजर होना चाहिए, वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। n क्या होना चाहिए? 0 1 2 3। तो यदि ये सारे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो आपका गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है, और यदि इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपका गिवन कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये है, तो याद रखें एरोमेटिक होने के लिए पहला क्या है? वो साइक्लिक हो, प्लेनर हो। दूसरा, उसमें पाई ऑर्बिटल हो जो कॉन्जुगेशन में हो, मतलब ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा, उसने हुकेल रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, जहां n एक कंप्लीट इंटीजर हो। तो चलिए देखते हैं इस रूल का इंप्लीकेशन। अब पहला है बेंजीन। तो बेंजीन इस तरह से दिखता है, ठीक है, उसके ये पाई ऑर्बिटल्स हैं। तो बेंजीन में सारे कार्बन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है और वो एक रिंग बनाता है, मतलब बेंजीन साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है। उसमें 3 डबल बॉन्ड है, देखिए 1 2 3, तो उसमें 3 डबल बॉन्ड है,
हर एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए यहाँ पे टोटल कितने प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड, और टोटल 3 into 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब इसमें जितने भी पाई ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे को जो है पैरेलल है और एक दूसरे में फुल्ली कॉन्जुगेटेड है और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो सारे पाई ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के पैरेलल हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं, तो आप देख सकते हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब इसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, पूरी तरह ओवरलैप है, ठीक है। और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, प्लेनर है। अब सिर्फ लास्ट रूल कंफर्म करना है। तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक है क्योंकि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसे प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो इस तरह से, आपको एक्चुअली यहाँ पे n का वैल्यू निकालना होगा। यदि आपका n कोई इंटीजर मिला आपको, मतलब एक कंप्लीट नंबर 0 1 2 3 इनमें से कोई भी एक नंबर मिला आपको, मतलब आपका बेंजीन एरोमेटिक है। और यदि आपका n जो है वो एक फ्रैक्शन है या डेसिमल वाला डिजिट है, मतलब आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, राइट। अब देखते सॉरी अब यहां देखते हैं कि n का वैल्यू क्या है। तो 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड से हर एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बना है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहां देखिए 4n+2 इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो गया 4n+2 इक्वल टू 6। 6 कहां से आया, क्योंकि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब n का वैल्यू निकालना है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको n मिल जाएगा 4 और n मिल जाएगा 1। अब n 1 है, मतलब एक इंटीजर है और इसलिए बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना है, पहले आपको देखना है कि आपका गिवन कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, यस। दूसरा उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यस। तो दोनों रूल फॉलो हो गए। अब तीसरे में हुकेल रूल देखिए, जहां पे 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 4n+2 इक्वल टू 6 और n इक्वल्स टू 1। यदि ये होल नंबर है, मतलब एक इंटीजर है, तो इसलिए वो एरोमेटिक है और इसलिए बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। अब सेकेंड हम देखेंगे नैफ्थलीन। नैफ्थलीन में भी सेम आपको उसी तरह से रूल फॉलो करना है। तो नैफ्थलीन में भी फर्स्ट थिंग आप जो देखोगे वो है नैफ्थलीन साइक्लिक है, यस वो साइकिल है, पूरा रिंग है। वो प्लेनर भी है क्योंकि वो बेंजीन टाइप ही है, मतलब सारे कार्बन एक ही प्लेन में है। अब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो बेंजीन में आपको पहले देखना है ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसमें सारे ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये पूरी तरह कॉन्जुगेटेड है, मतलब पाई बॉन्ड्स पूरी तरह ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपके पहले दो कंडीशंस तो पूरी तरह फुलफिल हो गए, साइक्लिक प्लेनर ये फर्स्ट कंडीशन, दूसरा कॉन्जुगेटेड है मतलब कंटिन्यूअस ओवरलैप है, ये दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। अब बचा है पाई इलेक्ट्रॉन्स के काउंट का। तो आपके पास टोटल स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास इस स्ट्रक्चर में टोटल 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 5 पाई बॉन्ड्स हैं, सॉरी 5 पाई बॉन्ड्स हैं। तो हर एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो टोटल आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब 4n+2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू 10, क्योंकि आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n इज इक्वल टू 8, therefore n इक्वल टू 2। 2 वापस एक होल नंबर है, दैट इज इंटीजर है, फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं है, इसलिए नैफ्थलीन भी एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है पिरिडिन। पिरिडिन में होते हैं, देखिए पिरिडिन का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है वो हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ पाई वाला स्ट्रक्चर दिया है, ये होता है पिरिडिन का स्ट्रक्चर। अब पिरिडिन में वापस आप देखिए वो साइक्लिक है, यस वो साइक्लिक है, पहला तो कंफर्म हो गया। दूसरा क्या वो प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। क्यों प्लेनर है, क्योंकि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है,
यदि आपका हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज है तो उस स्ट्रक्चर को प्लेनर ही होना पड़ेगा। तो याद रखिए, यदि आपका हर एक कार्बन या एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो तो स्ट्रक्चर को कोई ऑप्शन नहीं है, उसे प्लेनर ही होना होगा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। नेक्स्ट, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। हाँ, यहाँ पूरा कॉन्जुगेशन है, मतलब यहाँ पे सारे पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो यहाँ पे रोटेट होंगे? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये पाई बॉन्ड को पैरेलल नहीं है। तो देखिए जो पिरिडिन के अंदर जो बाकी के पाई बॉन्ड्स हैं एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं। बट नाइट्रोजन का ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरेलल नहीं है और इसलिए रोटेट नहीं होता और नॉन बॉन्डिंग रहता है, मतलब तैसे के तैसे ही रहता है जैसे नाइट्रोजन के ऊपर वो था। अब यहाँ पे देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल, दैट इज लास्ट हुकेल रूल। तो यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड्स है, राइट। ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 × 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 6। 4n इज इक्वल टू 4, therefore n इक्वल्स टू 1। 1 वापस एक इंटीजर है और इसलिए पिरिडिन भी एरोमेटिक है। जो लास्ट है वो है साइक्लोहेप्टाटेट्राइन। तो यहां वर्ड तोड़ तोड़ के देखिए, साइक्लो मीन्स रिंग, हेप्टा मीन्स 7 कार्बन, टेट्राइन मतलब 3 डबल बॉन्ड्स। ट्राइन ना, ट्राई मीन्स 3, इन मीन्स डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो ये हो गया साइक्लोहेप्टाट्राइन। अब देखिए साइक्लोहेप्टाट्राइन मतलब 7 कार्बन का आप रिंग बनाइए। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये 7। तो 7 कार्बन का रिंग हो गया, रिंग है इसलिए साइक्लोहेप्टा। और ट्राइन मीन्स 3 डबल बॉन्ड्स, 1 2 3, तो ये हो गया ट्राइन। अब ये स्ट्रक्चर भी साइक्लिक है, ये स्ट्रक्चर भी प्लेनर है। इसमें 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, यस 1 2 3, मतलब इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बट यहां प्रॉब्लम ये है कि ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है, मतलब कंप्लीट ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से यहाँ कंटिन्यूअस जो है डबल एंड सिंगल बॉन्ड का वो अल्टरनेट फॉर्म नहीं है और ये रूल नहीं फॉलो होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो गया है। तो यहाँ पे बाकी 3 रूल फॉलो हो रहे हैं, बाकी 2 रूल फॉलो हो रहे हैं। पहला कि वो साइक्लिक और प्लेनर है, दूसरा कि उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट तीसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा है कि उसमें कंटिन्यूअस ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस डबल एंड सिंगल बॉन्ड का जो है अल्टरनेट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे एक कार्बन जो ऐसा आ गया है जो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है और जिसकी वजह से 2 सिंगल बॉन्ड अगल बगल में आ गए हैं और इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर बेंजीन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो इंडस्ट्रीज में आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? इंडस्ट्रीज में एक्चुअली कोल टार या पेट्रोलियम से एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर उन्हें डिस्टिल करके प्यूरिफाई करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट लैबोरेटरी मेथड्स की लैब में आप इन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो पहला है फ्रॉम इथाइन। इथाइन मीन्स C2H2। तो यदि आप इथाइन दैट इज एसिटिलीन को आप ले लोगे और उसको ट्राइमराइजेशन करोगे, मतलब यहाँ पे 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूल को इस तरह से आप पॉलीमराइज करने की कोशिश करोगे बाय पासिंग इट ओवर रेड हॉट आयरन ट्यूब और टेम्परेचर 873 केल्विन रखोगे, तो ये तीनों भी एसिटिलीन एक दूसरे को जुड़ जाएंगे, पॉलीमराइज हो जाएंगे। वेस्ट वर्ड है यहाँ पे ट्राइमराइजेशन, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल है और 3 मॉलिक्यूल एक हो रहे हैं,
इसलिए ट्राई मीन्स 3, मराइजेशन मीन्स बिकमिंग 1। तो ये तीनों मॉलिक्यूल जोड़ के एक बन जाएंगे, दैट इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड है। नेक्स्ट है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। इसमें आपको डी कार्बोक्सिलेशन करना है। डी मीन्स रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो आप सोडियम बेंजोएट को यदि आप ट्रीट करो सोडा लाइम के साथ, तो सोडा लाइम के साथ यदि आप सोडियम बेंजोएट और NaOH ले लो और उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करो और हीट करो इस कंप्लीट मिक्सचर को, तो आपका यहां से CO2 दैट इज निकल जाता है सोडियम के साथ। तो यहाँ पे फॉर्म होता है एक्चुअली Na2CO3। तो ये पार्ट निकल गया है Na2CO3 बनके और बच गया आपका बेंजीन। इस तरह से आप बेंजीन सोडियम बेंजोएट से बना सकते हो बाय डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन। तो आप फिनॉल ले लीजिए। फिनॉल को आप जिंक डस्ट के ऊपर से ट्रीट कर सकते हो। तो ये जिंक डस्ट को पहले से ही प्रीहीट किया जाता है, मतलब पहले से ही गर्म कर लिया जाता है जिंक डस्ट को और इसके ऊपर से फिनॉल को पास किया जाता है। तो फिर फिनॉल का OH जो है वो निकल जाता है, Zn के साथ चला जाता है और यहाँ पे बन जाता है बेंजीन। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं? पहला, बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड है। दूसरा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है और मेल्टिंग पॉइंट 278.5 केल्विन। तीसरा, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। वाटर में यदि आप मिक्स करोगे तो बेंजीन ऊपर और वाटर नीचे, जैसे आप ऑयल को यदि वाटर में मिक्स करोगे तो ऑयल पानी के ऊपर तरंगता रहेगा, उसी तरह से बेंजीन का भी होता है। पर बेंजीन सॉल्यूबल है अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में। नेक्स्ट, बेंजीन के वेपर जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। यदि आपने उसे श्वास द्वारा इनहेल कर लिया तो आप अनकॉन्शियसनेस में भी जा सकते हो, मतलब बेहोश हो सकते हो और बेंजीन कार्सिनोजेनिक भी है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, बेंजीन इजिली एडिशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। वो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही प्रिफर करता है क्योंकि उसको अपना बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं होने देना। बट कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस हैं तो उस स्पेशल कंडीशंस में बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन को अंडरगो करता है। तो वो कंडीशंस क्या है? तो पहला एडिशन रिएक्शंस हम देख रहे हैं। एडिशन रिएक्शंस बेंजीन में बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में होते हैं। तो पहला है एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो यदि आप बेंजीन ले लो और बेंजीन में 3 मोल्स ऑफ Cl2 गैस पास करो इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है, बेंजीन के जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो अंडरगो करेंगे Cl का एडिशन। तो यहाँ का बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड्स मिटने लगेंगे और उसकी कार्बन की 4 वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए क्लोरीन तीनों तरफ ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हर एक कार्बन को क्या हो गया है, क्लोरीन ऐड और डबल बॉन्ड मिट गया है। तो ये बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक्चुअली लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है बेंजीन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यदि आप बेंजीन को हाइड्रोजन गैस के सहित जो है निकल कैटलिस्ट के ऊपर से पास करो, जिधर टेम्परेचर 453 से लेके 473 केल्विन मेंटेन्ड है, तो बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड्स के अराउंड हाइड्रोजन ऐड होने लग जाता है और डबल बॉन्ड मिट जाता है और बनता है साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ओजोन। तो यदि आप बेंजीन को ओजोन के साथ ट्रीट करो, कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने बीकर में ले लिया, उसमें बेंजीन डाला, फिर उसमें ओजोन डाला, तो फिर बेंजीन और ओजोन आपस में रिएक्ट होके बनाएंगे बेंजीन ओजोनॉइड। तो ये इंटरमीडिएट बनता है बेंजीन ओजोनॉइड। आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड दिख रहा हो पर बहुत ही इजी है, तो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है।
बस आपको करना क्या है, आपके बेंजीन के 6 कार्बन को इस तरह से लिख लीजिए बिना जोड़े। उसके बाद कोई भी 2 कार्बन के बीच में इस तरह से ऑक्सीजन बनाइए। तो यहां याद रखें कि सारे कार्बन के बीच में ऐसा नहीं करना, 1-2 कार्बन को जोड़ा तो फिर सेकंड और थर्ड को मत जोड़िए, थर्ड और फोर्थ को जोड़िए, फिर फोर्थ और फिफ्थ को मत जोड़िए, फिफ्थ और सिक्स को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब जहां जहां आपने ऑक्सीजन जोड़ा है इट्स फाइन, जहां नहीं जोड़ा है वहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जहां आप बाकी का स्ट्रक्चर बच गया है वहां बस आपको इस तरह से घर जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ये हो गया आपका ओजोनॉइड रेडी। ठीक है, और बाकी कार्बन्स को, सारे कार्बन्स को एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए क्योंकि बेंजीन में ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपका बेंजीन ओजोनाइड बन गया। अब इस बेंजीन ओजोनाइड को यदि आप जिंक डस्ट और वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये जो है रिड्यूस हो जाएगा इथेन डायल में। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे ध्यान दें, ये पार्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है जुड़ा हुआ, और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इस ऐसा जो है वो हर एक कार्बन के साथ हो रहा है और इसलिए आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO मिल रहा है। तो इसका सबसे इजी क्या है, आप ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड को तोड़ लीजिए। तो आपको इस तरह से 3 डंडे मिल गए ब्रेक करने के बाद। अब सबकी तरफ ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ पे कार्बन कंसिडर कीजिए, कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे लगाइए और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दीजिए। तो हो गया यहाँ पे इथेन डायल तैयार। तो ये हो गया एडिशन ऑफ ओजोन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेंजीन जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही अंडर को करते हैं क्योंकि उनको अपना स्टेबल रिंग को वैसे के वैसे ही रखना है। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, अपने एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं कोई और ग्रुप से। तो उसमें फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, तो वहां पे हो जाएगा हैलोजिनेशन। तो उसमें फर्स्ट है क्लोरीनेशन, जहां बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन एटम से, इसलिए क्लोरीनेशन। तो बेंजीन को यदि आप ट्रीट करो क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ आयन एज कैटलिस्ट, तो यहाँ पे आप Fe ले सकते हो, FeCl3 ले सकते हो, AlCl3 ले सकते हो। तो कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और उसको यदि आप Cl2 के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, जहां बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है Cl से। और ये Cl यहाँ पे ऐड कैसे हुआ, तो पहले आपका Cl2 रिएक्ट होगा FeCl3 के साथ, तो ये वाला Cl और FeCl3 कॉम्बाइन होके बन जाएंगे FeCl4, और बचा हुआ Cl जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ बेंजीन में। तो इस तरह से क्लोरीनेशन हो रहा है। सिमिलर टू क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में भी आप बेंजीन लीजिए और उसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बेंजीन का रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन से। तो वापस सेम है Br प्लस FeBr3। तो ये Br FeBr3 के साथ कॉम्बाइन हो जाएगा, बनेगा FeBr4, और Br जो बचा हुआ पॉजिटिव बनेगा जो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि बेंजीन आयोडीनेशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। बेंजीन में आयोडोनेशन नहीं होता, जैसे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन हो रहा है, आयोडीनेशन नहीं होगा। बट यदि आप बेंजीन को एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन ले लोगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बेंजीन के साथ सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन लिया था। बट इस केस में हम एक बेंजीन के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बेंजीन के साथ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपके बेंजीन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से। तो आपके बेंजीन के सारे हाइड्रोजन जब आपको रिप्लेस करना है क्लोरीन से, बस आपको बेंजीन और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeBr3 और FeCl3 या फिर सिर्फ आयन मेटल। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में अब नाइट्रो दैट इज NO2 रिप्लेस कर देगा बेंजीन के हाइड्रोजन को। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, नाइट्रो से।
तो इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका HNO3, ये क्या है HNO3, जिसको आपने ब्रेक करके ऐसे लिखना है HONO2। तो HNO3 रिएक्ट होगा H2SO4 के साथ देने के लिए HSO4, ठीक है, प्लस H3O प्लस NO2। तो ये NO2 क्या बन गया NO2 प्लस। अब आप देखिए बेंजीन रिएक्ट हो रहा है HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। अब ये तीनों का मिक्सचर को आप हीट कीजिए, तो यहाँ का जो NO2 है वो NO2 पॉजिटिव बन के बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा NO2 से, और इस तरह से बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिर्फ H2SO4 लीजिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल के H3O प्लस मिलके H3O प्लस बनाएंगे, बचा हुआ एक HSO4 माइनस बनाएगा और एक SO3। अब ये HSO4 जो बना है वो एक्चुअली बेंजीन में रिप्लेस करने वाला है हाइड्रोजन को। तो यहां ध्यान दें, बेंजीन को यदि आप ट्रीट करें H2SO4 के साथ या फिर उसे फ्यूमिंग H2SO4 के साथ ट्रीट करें एट 373 केल्विन, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है SO3H से, और यहां बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यह है बेंजीन और ये सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो याद रखिए फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन है। पहला है अल्काइलेशन, जहां अल्काइल ग्रुप ऐड होगा। तो अल्काइल ग्रुप मतलब कोई भी R ग्रुप, जैसे CH4, CH3, C2H5, इस तरह का कोई भी ग्रुप तो अल्काइल ग्रुप। तो जहां बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा हो तो उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपका अल्काइल क्लोराइड, कोई भी अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड ले लें, उसे AlCl3 के साथ ट्रीट करें। तो ये जो भी हैलोजिन है वो AlCl3 के साथ बाहर चला जाता है और बचा हुआ अल्काइल ग्रुप कार्बोकेटायन फॉर्म करता है, क्योंकि वो कार्बन का कंपाउंड है। तो बेंजीन रिंग जब मिथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनाएगा, मिथिल का कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहां देखिए बेंजीन का ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है कार्बोकेटायन से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको दिया हुआ है अल्काइल क्लोराइड उसको बस बेंजीन में रिप्लेस करना है। तो सपोज मैंने आपको बेंजीन दिया और उसके साथ दे दिया है आइसोप्रोपिल क्लोराइड और उसमें दे दिया है AlCl3 एनहाइड्रस। तो आपको क्या करना है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को बस रिप्लेस कर देना है आइसोप्रोपिल वाले ग्रुप से। करेक्ट। तो ये बन हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब असाइल ग्रुप मतलब होता है CH3 डबल बॉन्ड O। तो इस टाइप के ग्रुप को कहते हैं असाइल ग्रुप। तो जहां अल्काइल मतलब सिर्फ CH3 रिप्लेस हो रहा था, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, वो अल्काइलेशन था। जहां CH3 डबल बॉन्ड O इस तरह का ग्रुप रिप्लेस कर रहा है तो असाइलेशन है। तो आप यहाँ पे असाइल क्लोराइड लीजिए या फिर एनहाइड्राइड, उसको ट्रीट कीजिए AlCl3 के साथ। तो क्या होगा, Cl AlCl3 के साथ कॉम्बाइन होके AlCl4 बन के बाहर चला जाएगा और बचा हुआ RCO यहाँ पे वापस कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा इस तरह से। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब इसमें का जो Cl है वो AlCl3 के साथ बाहर चला गया है AlCl4 बन के, राइट। और ये बचा हुआ जो ग्रुप है वो इस तरह से यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है। तो ये यहाँ पे बेंजीन ले लिया मैंने, उसके साथ एसिटिल क्लोराइड ले लिया और उसमें एनहाइड्रस AlCl3 डाला। तो ये Cl और AlCl3 जो है कॉम्बाइन होकर बाहर चले गए और ये जो भी बचा हुआ ग्रुप है वो अपने कार्बन थ्रू बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, देखिए। और इस तरह से बन गया एसिटोफिनॉल। या फिर आप वापस बेंजीन लीजिए, उसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड लीजिए। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या है, ऐसे 2 एसिटिल ग्रुप हैं। तो इनमें से सिर्फ एक ही एसिटिल ग्रुप जो है वो बेंजीन में जाके जुड़ जाएगा COCH3 की तरह। देखिए ये वाला एक ही ग्रुप, यहाँ 2 है बट इसमें से एक ही ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और बाकी जो बचा हुआ ग्रुप है वो एसिटिक एसिड बन के बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन में क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है और वो डिकम्पोज होके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसे कहते हैं कंबशन रिएक्शन। तो बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन को यदि आप O2 के प्रेजेंस में हीट करें
उसे फिर ट्रीट करें एयर के प्रेजेंस में, तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल भी ब्रेक डाउन मतलब डिकम्पोज होके देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो C6H6 प्लस 15/2O2 देता है 6CO2 प्लस 3H2O। तो अब आपका क्वेश्चन है कमर्शियल रिएक्शन का जो है ये O2 का अमाउंट कितना होना चाहिए या फिर कार्बन और वाटर कितना बनेगा। तो जितना भी आपका CXHY हो, तो C को X पकड़े, H को Y, तो O2 कितना लेना है X प्लस Y/4O2। तो अब जैसे बेंजीन में था C6H6, तो आपका X भी 6 है प्लस Y भी 6 है, डिवाइड बाई 4O2। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 4 × 6 क्या हो गया 24 प्लस 6 डिवाइड बाई 4O2, मतलब ये हो गया 30 डिवाइड बाई 4O2, मतलब ये टोटल कितना हो गया 15/4O2। इसलिए हमने यहाँ 15/4O2 लिया है। और वो कंबस होके कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जितना भी कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और जितना भी हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर देगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर मिलेगा कंबशन रिएक्शन में। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, any complaint, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, please give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and always stay tuned.